तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे और स्वस्थ भी होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज हम करने वाले हैं मानव भूगोल, जिसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं मानव एवं पर्यावरण के संबंध, यानी कि मानव और पर्यावरण के बीच में संबंध के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, अब इस चीज़ को मतलब कि जिस चीज़ का भी हम एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे वो बीए वाले हों, एमए वाले हों, वहाँ पे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि समाज वातावरण द्वारा निर्मित होता है, स्पष्ट कीजिए। कुछ इस प्रकार से ऐसा भी पूछा जा सकता है कि मानव भूगोल जो है मानव तथा उसके वातावरण के मध्य अंतर संबंध का वैज्ञानिक अध्ययन है, विवेचन कीजिए। ठीक। और एक और तरीके से पूछा जा सकता है, विशिष्ट उदाहरणों की सहायता से मनुष्य पर भौतिक पर्यावरण के मुख्य तत्वों के प्रभाव का संक्षेप में विवेचन कीजिए। ठीक। और एक तो डायरेक्ट ऐसे ही पूछ देगा कि मानव एवं पर्यावरण के संबंधों को स्पष्ट कीजिए। ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि मानव। ठीक है, इसमें हम देखेंगे मानव और पर्यावरण के बीच में क्या संबंध है। तो पहला हम देखने वाले हैं कि मानव भी एक भौगोलिक तथ्य है। मानव भूगोल के अध्ययन में इसकी स्थिति केंद्रीय रहती है। कुछ विद्वान मानव को स्वयं जीवाणु मानते हैं या जीवाणुओं का संग्रह है। जीवाणु के संबंध में ममफोर्ड की उक्ति उल्लेखनीय, जिसमें कहा गया है। अब देखिए, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ क्योंकि आप लोगों को बेहतर से बेहतर तरीके से समझाना होता है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। ठीक। तो जिसमें कहा गया है कि हर जीवाणु की अपनी विकास रेखा होती है, उसके अपने प्रकार होते हैं, उसका अपना अस्तित्व होता है और प्रारूप होता है। मानव के संबंध में बलाश ने कहा है कि यह एक ही समय में सक्रिय एवं निष्क्रिय है। मानव भौगोलिक अध्ययन में मानव की स्थिति अक्षीय होती है। समस्त घटनाएं मानव के इर्द गिर्द घटित होती हैं। यह प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक वातावरण का समायोजन कर सकने में पूर्ण रूपेण सक्षम है और वह अपने प्राकृतिक भूदृश्यों का प्रयोग कर सांस्कृतिक भूदृश्यों का निर्माण करता है। क्या है कि जो मानव है, अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए मानव क्रिया प्रतिक्रिया करता रहता है। जैसे ठंड लगने पर वह वस्तुओं को ओढ़ लेता है। ठीक है, जैसे कि वस्त्रों को यानी कपड़ों को पहन लेता है या ओढ़ लेता है, और गर्मी लगने पर उन्हें उतार देता है। ठीक है, जैसे कि अभी बहुत गर्मी पड़ रही है कि नहीं। सिर छुपाने के लिए मकान, ठीक है, मकान बनाए जा रहे हैं। गुफाओं आदि का उपयोग करता है, क्योंकि जो स्टार्टिंग वाले जो हमारे होमोसेपियंस थे, वो क्या किया, उन्होंने पहले गुफाओं वगैरह बनाना स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे डेवलप होते गया, दिमाग का जैसे विकसित होता गया, वैसे वैसे क्या है जो है विकास के स्तर हमारे बढ़ते गए हैं। अब भूख लगने पर क्या करते हैं, आखेट, ठीक है, आदि के द्वारा भूख मिटाना। ठीक है, पहले के तो लोग ऐसे ही करते थे। ठीक। अब क्या है, अब इस प्रकार यह स्पष्ट हो गया है कि मानव अपनी आकांक्षा पूर्ति के लिए क्या करता है, ये सक्षम है। अब अगला देखते हैं वातावरण, यानी कि एनवायरनमेंट। प्रसिद्ध जर्मनी वैज्ञानिक फिटिंग के अनुसार वातावरण की परिभाषा कुछ इस तरह की है कि वातावरण जीव के परिस्थिति कारकों का योग है। इसका अर्थ है कि वातावरण रूपी इकाई की लघुतम इकाई जीवों के पारिस्थितिकी कारक होते हैं। एक अन्य मानव शास्त्री हरको विस्ट ने जीवधारियों के विकास एवं जीवधारियों पर प्रभाव डालने वाले प्रभाव एवं दशाओं को वातावरण माना जाता है। इसी प्रकार प्रमुख मानवशास्त्री टॉसले ने बताया है कि प्रभावकारी दशाओं का योग, जिसमें प्राणी निवास करते हैं, अपने संपूर्ण रूप में वातावरण है। अब देखिए वातावरण के भेद। अब देखिए वातावरण के भेद को निम्नलिखित प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है, जैसे कि प्राकृतिक वातावरण और सांस्कृतिक वातावरण। तो प्राकृतिक वातावरण के अंतर्गत वे सभी तथ्य आते हैं जिनका निर्माण प्राणी समुदाय द्वारा न किया गया हो। उदाहरण के लिए जल, भूमि व मृदा, पठार, ठीक है, इनके बीच में थोड़ा सा बना लीजिएगा, पठार, पर्वत, सौर ताप, वायु और वायुमंडल, विभिन्न खनिज इत्यादि। अब सांस्कृतिक वातावरण
के अंतर्गत मानव निर्मित भूदृश्य आते हैं। ठीक है, ये मानव द्वारा निर्मित नहीं किए जाते हैं। ठीक है, प्रकृति इसे खुद बनाती है। सांस्कृतिक वातावरण के अंतर्गत मानव निर्मित भूदृश्य आते हैं। उदाहरण के लिए कला, संस्कृति, समाज, परिवार, धर्म, आवास आदि। ठीक है, तो चलिए हम वातावरण के जो भेद हैं उसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से समझ लेते हैं कि वातावरण क्या है। दो है, प्राकृतिक वातावरण और सांस्कृतिक वातावरण। अब प्राकृतिक वातावरण को भी हमने दो भागों में डिवाइड किया है कि पार्थिव और जीवित। अब देखते हैं पार्थिव क्या है। भौगोलिक स्थल की बनावट, भूभाग की स्थिति एवं क्या है, भौगोलिक स्थल की बनावट, भूभाग की स्थिति एवं स्वरूप, प्राकृतिक वनस्पतियां, खनिज, भूमिगत एवं अन्य जल राशियां, जल प्रपात। अब है जीवित, पशुधन, मृदा संसाधन, वस्त्र पर वातावरण का प्रभाव। अब अगला क्या है, सांस्कृतिक वातावरण। इसको भी दो भाग में डिवाइड किया गया है कि जीविका के विभिन्न साधन जैसे व्यापार आदि, यातायात एवं संचार के साधन, आवासीय बस्तियां, शासन एवं शासन व्यवस्था। ठीक, इनको अलग रखा जाता है। अब देखिए ये सब जो है अलग है। शिक्षा और संबंधित तत्व, संस्कृति, कला एवं साहित्य, धर्म। अब वातावरण अंग तंत्रों से मिलकर बना है। ठीक है, इन्हीं अंग तंत्रों से मिलकर बना है। अब देखिए फर्स्ट जो है हमारा वातावरण की शक्तियाँ, सेकंड जो है वातावरण की क्रियाएं, तथा थर्ड हमारा है वातावरण के तत्व। अब क्या है कि इन तीनों पर, ठीक है, इन तीनों का मानव पर क्या है, सम्मिलित रूप से प्रभाव पड़ता है, चाहे प्राथमिक आवश्यकता हो या ना हो। इन्हीं पारिस्थितिकी के मध्य मानव यात्रा संपूर्ण करता है, इन तीनों की वजह से। ठीक है, अब देखिए मानव की प्राथमिक जो आवश्यकताओं में जो भोजन का अंतिम स्थान होता है, ठीक, उदर पूर्ति हेतु मानव आसपास के वातावरण पर पूर्ण निर्भर है, यानी कि अपने पेट भरने के लिए। जैसे एस्किमो, ठीक है, एस्किमो सील, ठीक है, ये सभी जो जनजाति है आदि का जो है मांस खाकर काम चलाते हैं। कुछ आदिवासी जो जातियाँ होती हैं क्या करती हैं, चींटियाँ आदि का ही भक्षण करती हैं। और भारत में उत्तर के जो खाद्यान्न ही मुख्य रूप से क्या है, भोजन पदार्थ हैं। ठीक है, हमारे यहाँ देखेंगे तो मुख्य रूप से क्या है, भोजन पदार्थ हैं, दाल, सब्जी, रोटी, कितनी सारी सब्जियां हैं। ठीक है, अब इन सभी का अध्ययन करने पर हम जान पाएंगे कि मानव अपने आसपास के वातावरण के सामंजस्य कर अपनी उदर पूर्ति करता है। अब है कुमारी सैंपुल ने इस संबंध में बताया है कि देखिए इससे पहले की वीडियो में भी कुमारी सैंपुल के बारे में बहुत चर्चा कर चुकी हूँ मैं, तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि कुमारी सैंपुल ने इस संबंध में बताया है कि भोजन मनुष्य और समाज की खास और हमेशा रहने वाली आवश्यकता है। यह मानव की भूमि और आर्थिक विकास के सोपानों के संदर्भ में मनुष्य की क्रियाओं में परिलक्षित करती है। अपने विकास के लिए और अस्तित्व के लिए मानव जिन भोज्य पदार्थ का चुनाव करता है वे सदा ही वातावरण से प्रेरित होते हैं। उदाहरण के लिए पंजाब को लेते हैं। ठीक, गेहूं की पंजाबी समुदाय का प्रमुख खदान है। इसका क्या कारण है? स्पष्ट है कि पंजाब की शुष्क जलवायु में गेहूं की उपज अधिकतम होती है। ठीक है, अगर आपने जलवायु के बारे में अगर पढ़ा हो तो इस प्रकार चूंकि बंगाल की आर्द्र व उष्ण जलवायु है, ठीक है, वहाँ पे क्या है, आर्द्र और उष्ण जलवायु है, जिसके कारण क्या होता है वहाँ पे धान के लिए वहाँ की जो भूमि है, मृदा है, उसके लिए उपयुक्त है। अतः वहाँ पर चावल को मुख्यतः भोजन के उपयोग में लाया जाता है। अब एक और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे बर्फीय क्षेत्रों का तो हम जानते ही हैं कि भोजन के उपयोग में लाया जाता है। ठीक, एक और उदाहरण, जैसे कि बर्फीय क्षेत्रों में तो हम जानते हैं कि अति शीत जलवायु वाले क्षेत्रों में वनस्पति उग नहीं पाती। यही कारण है कि बर्फीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग मुख्यतः पशुओं के मांस पर निर्भर रहते हैं। एक अन्य उदाहरण,
जैसे बुशमैन यानी कि कालाहारी रेगिस्तान के निवासी, ठीक है। वहाँ क्या करते हैं बुशमैन, अपनी भोज्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या करते हैं वो लोग, कीड़े मकोड़े को ही खाने लगते हैं। क्योंकि क्या होता है वहाँ की जो तपती रेत और जो जलवायु है किसी भी प्रकार की कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है, ठीक है। जो चीज़ उनको लगता है सही कि पेट भरने के लिए यानी उदर पूर्ति के लिए जो सही है जो ज़्यादा है वही चीज़ को उसी चीज़ का भक्षण करने लग जाते हैं। अब कुछ अन्य उदाहरण भी दे देते हैं कि भारत में ही कुछ आदिवासी जनजातियाँ चींटी आदि का भक्षण करती हैं क्योंकि खाद्यान्न की अनुपलब्धता उन्हें इसके लिए विवश करती हैं, ठीक है। जहाँ पे जो चीज़ नहीं रहेगी तो क्या करेंगे लोग, मजबूरन पेट भरने के लिए कुछ ऐसा ही करेंगे। अब इसी प्रकार आप देखेंगे कि समुद्र के तट पे निकट नदियों के समीप के कुछ जन समुदाय केकड़े आदि, ठीक है, केकड़े आदि को बड़े चाव से खाते हैं। अब जैसे डेनमार्क को ही ले लीजिए, उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु के कारण वहाँ के जो निवासी हैं दूध को ही यानी कि दूध को ही मुख्य रूप से उदर पूर्ति का साधन मानते हैं। अब इससे यह स्पष्ट हो गया है कि उदर पूर्ति हेतु मानव भौगोलिक वातावरण से संबंध बनाता है, फिर वातावरण द्वारा खाद्य सामग्री का प्रयोग करता है, ठीक है, कि वातावरण ही डिसाइड कर सकता है कि हमें क्या खाना है, क्योंकि हम वहाँ की जलवायु अलग अलग प्रकार की होगी, मृदा अलग होगी, वहाँ के खनिज संसाधन अलग होंगे, ठीक है। कहीं पे हमारा खेती हो पाएगी, कहीं पे कृषि हो पाएगी, कहीं पे नहीं हो पाएगी। तो क्या करेंगे लोग अपनी उदर पूर्ति के लिए जो चीज़ उनको लगेगा ठीक वही उसी चीज़ का भक्षण करेंगे, ठीक है। अब अगला हम देख लेते हैं वस्त्र पर वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो ब्रुंज के अनुसार अगर हम देखें, ठीक है, हम इस टॉपिक को बताने वाले हैं। ब्रुंज के अनुसार अगर हम देखें तो पृथ्वी के समस्त भूभाग में वस्त्र की बहुत आवश्यकता होती है कि नहीं। भौगोलिक दृष्टिकोण से इस आवश्यकता का बहुत महत्व है और वह आवश्यक किसी हद तक अभी भी प्राकृतिक वातावरण पर आधारित है। सामान्य दशाओं में हो सकता है कि वस्त्रों की उपयोगिता खास न लगती हो, पर विशेष दशाओं में जैसे 36 डिग्री जो सेल्सियस से लगभग 10 डिग्री सेल्सियस से कम में वस्त्रों का उपयोग अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि मानव शरीर का सामान्य तापक्रम जो होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और या 98.6 डिग्री जो होता है फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। साइंस के स्टूडेंट जो होंगे उनको तो बहुत ही अच्छे से पता होगा कि जो हमारे मनुष्य का जो शरीर का जो तापमान है 37 डिग्री सेल्सियस होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक। इससे 2-4 डिग्री का अंतर तो वह बर्दाश्त कर लेते हैं, अधिक अंतर से उसे कठिनाई होती है कि नहीं होती है, ठीक है। अगर आप ही देखेंगे 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से अगर ऊपर तापमान जाता है तो हमें बुखार हो जाता है, पता नहीं क्या क्या हो जाता है कि नहीं। तो सोचिए हमें वस्त्र की आवश्यकता है कि नहीं है, ठीक है। मानते हैं कि जो बर्फीले जगहों में रह रहे होंगे, ठीक है, वो लोग थोड़ा 2-4 डिग्री तक वो सहन कर लेते होंगे, लेकिन अगर उससे जाएगा तो बर्दाश्त से बाहर होगा तो ज़रूरत तो पड़ेगी ही, है कि नहीं। अब इस बात में कोई संदेह नहीं है होना चाहिए कि यदि भोजन मानव की प्राथमिक आवश्यकता हो तो वस्त्र उसकी द्वितीय आवश्यकता है कि नहीं। वस्त्रों को धारण करने से शीत से रक्षा होती है, विभिन्न प्रकार के कीट पतंग से शरीर की रक्षा होती है। इस द्वितीय आवश्यकता को वातावरण समग्र रूप से प्रभावित करता है। जैसे उष्ण एवं आर्द्र जलवायु में वस्त्रों का उपयोग न हो तो सुविधाजनक ही लगता है, जैसा कि भूमध्य रेखीय प्रदेश में अधिक गर्मी पड़ती है कि नहीं, ठीक। अतः यहाँ के जो निवासी होते हैं अधिकतर नंगे होते हैं, लेकिन यूरोप में ऐसा नहीं है। अत्यधिक शीत वहाँ के निवासियों को इस बात के लिए विवश करती है कि वे अपने शरीर के अधिकाधिक भाग को वस्त्रों से ढक दें। अब एक उदाहरण भारत के प्रांत बंगाल का लेते हैं।
बंगाल की उष्ण और आर्द्र जलवायु के अनुसार धोती कुर्ता ही अधिक सुविधाजनक है, अतः धोती कुर्ता वहाँ का लोकप्रिय वस्त्र है। ठीक, तो अगला देखते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं से भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है, आपका मैं डाउट क्लियर करूँगी। ठीक, अब आगे है आवास पर वातावरण का प्रभाव। क्या है? आवास पर वातावरण का प्रभाव क्या पड़ता है? सदा से ही जो मानव आश्रय की तलाश में इधर उधर भटकता है, आज भी उसकी प्राथमिकता आवश्यकताओं में से आवास की आवश्यकता मुख्य है। आखिर दिन भर की मेहनत के बाद उसे आराम की आवश्यकता होती है, और इसके लिए आवास आश्रय से बेहतर कौन सी जगह हो सकती है? बताइए। दिन भर कहीं भी हम चले जाएं, कहीं भी घूमने चले जाएं, आप खुद देखेंगे कि पूरी दुनिया घूमने के बाद जब घर आते हैं तो जो आराम लगता है वो कहीं नहीं लगता है। आप किसी रिश्तेदार के भी घर चले जाइए तो अनकंफर्टेबल लगता है, ठीक है। बल्कि हाँ, जैसा भी घर हो, चाहे वो झोपड़पट्टी वाला ही क्यों ना हो, लेकिन वो आरामदायक लगता है कि नहीं लगता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ठीक है। आवास के संदर्भ में ही पर जो प्रसिद्ध भूगोलवेता थे, एक हमारे प्रसिद्ध भूगोलवेता थे जीन ब्रून्स, आपने सुना होगा नाम, का मानना था कि आश्रय मानव की दूसरी, मतलब आश्रय, ठीक है, मानव की दूसरी प्रमुख आवश्यकता है, जबकि हंटिंगटन महोदय ने आश्चर्य को भोजन और वस्त्र के बाद तीसरी आवश्यकता माना है। ठीक, और विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों का आश्रय की रूपरेखा। अब देखिए, जो ब्रून्स थे उन्होंने दूसरी आवश्यकता बताई है, और जो हंटिंगटन थे उन्होंने तीसरी आवश्यकता बताई है, आवास को। ठीक है, अब देखिए क्या है कि विभिन्न भौगोलिक परिस्थिति का आश्रय की रूपरेखा पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि मानव वातावरण में उपलब्ध साधनों द्वारा अधिकतम उपयोग आवास का निर्माण करता है। आइए उदाहरण के लिए भूमध्य रेखीय प्रदेशों का, जहां पर वनों की अधिकता है, ठीक है, भूमध्य रेखीय, आप ग्लोब अगर आपने देखा होगा तो वहां पे भूमध्य रेखा है, ठीक है, वहां पे अगर आप देखेंगे तो वहां पे क्या है? वनों की अधिकता है। वहां के जो निवासी हैं प्रकृति के उपलब्ध जो है प्रचुर काष्ठ संसाधन द्वारा अपने जो है मचान रूपी मकान का निर्माण करते हैं, जो उन्हें हिंसक पशु आदि से अपनी रक्षा करने में सहायता प्रदान करते हैं। अब इसी प्रकार मिस्र व सूडान आदि के कच्ची मिट्टी अथवा ईंट के मकान बहुत प्रचलित हैं। इसका कारण वहां की उष्ण जलवायु है। इसके विपरीत साइबेरिया के निवासी भयानक बर्फ में जो साइबेरिया के जो निवासी हैं वो भयानक बर्फ के तूफानों, रो एवं हिम वृद्धि से बचने के लिए क्या करते हैं? वहां के प्रकृति के उपलब्ध बर्फ द्वारा आवासों का निर्माण करते हैं, क्योंकि वहां पर अन्य किसी प्रकार की भवन निर्माण सामग्री का उपलब्धता का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। एक अन्य उदाहरण ले लेते हैं एक और, कि लकड़ी के मकानों का, ये मकान उन भूखंडों पर अधिक मिलते हैं जहां पर लकड़ी का पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होती हो, जैसे जापान, नॉर्वे और स्वीडन। जापान में तो लकड़ी के मकानों की उपयोगिता सर्वाधिक है, क्योंकि भूकंपों की अधिकता से वहाँ के जो निवासी हैं इन्हें प्रयोग करने में अपनी सुरक्षा के लिए आवश्यक समझते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए जैसे सीमेंट, बालू, पत्थर के और ईंटों के अगर घर बने होंगे तो अगर सोचिए अगर वहाँ पे भूकंप वगैरह आएंगे तो क्या होगा? लोग जो है काफ़ी जो है जान मान की हानि होगी कि नहीं होगी? ठीक, इस कारण कि लकड़ी के हल्के मकान भूकंप द्वारा गिराए जाने पर किसी मानव को अपने में दबकर मार नहीं सकते। मतलब कि कोई भी अगर लकड़ी वगैरह घर होगा तो मर नहीं पाएंगे, हो सकता है थोड़ी बहुत चोट वगैरह आ जाए। ठीक, और अपने इसी गुण के कारण ये मकान जापान में स्वप्रचलित हैं। फिर एक अन्य गुण भी इनको लोकप्रियता को बढ़ावा देता है, ये मकान नष्ट हो जाते हैं पर दोबारा जल्दी ही बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को जो है जितने भी मैंने शब्द बोले या जो भी मैंने बताया आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो वीडियो को आप दोबारा देखिए,
मैं 100% गारंटी देती हूँ कि आपको समझ में आएगा, क्योंकि इसमें सरल से सरल भाषा का इसमें उपयोग किया गया है। क्योंकि देखिए, जितनी हम अच्छी भाषा का उपयोग करेंगे हिंदी में, उतना ही अच्छा रहेगा और जो है एग्ज़ाम में आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।